बल्कि बोध था गहरा। बोध ये था कि इस शरीर को इतना चमकाने से पाओगे क्या, और एक एक चीज जिसके साथ भारतीयता जुड़ी हुई थी उसका महत्व कम हो गया। जैसे भारतीयों ने कहा कि इस भारतीयता ने ही तो हमको इतना परास्त करवाया ना, तो हम इस भारतीयता को ही त्याग दें। ये गोरी खाल का इतना आकर्षण कहां से आ गया? तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? तुम अंग्रेज होना चाहते हो क्योंकि अंग्रेजों ने तुम्हें बहुत पीटा है। ऐसा कैसे हुआ जा रहा है कि कानपुर शहर में लड़का लड़की मिलते हैं और वो बातचीत अंग्रेजी में कर रहे हैं? कैसे? तिरछी चालें, कटीले नैन नक्श, धारा प्रवाह अंग्रेजी, पैसे का प्रदर्शन, इन चीजों से प्रभावित होना बिल्कुल बंद कर दो। जैसा प्रश्न आया है मेरे पास अगला, बिल्कुल वैसा ही पढ़े देता हूं। भाषा इस प्रश्न की थोड़ी विशिष्ट है, तो मैं शब्दों से छेड़खान नहीं करूंगा। हम एक छोटे गांव से 12वीं करे, अब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिला पाए। 1 साल हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पढ़ाई छूट गया है। यहाँ सुंदर लड़की और अमीर लड़का का ही चलता है। हम सुंदर और अमीर दोनों नहीं है, बहुत हीन भावना भर गया है। कॉलेज छोड़ दें? भाई थोड़ा समझो कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। भारत इतना मूर्ख कभी नहीं था। कंचन कामिनी दोनों का यथार्थ भारत ने इतना समझा कि जैसे यहां की मिट्टी को ही अकल आ गई हो। यहां का जैसे कोई बिल्कुल आम औसत आदमी भी, गांव का एक किसान भी इतनी बुद्धिमानी रखता था कि कंचन कामिनी पे नहीं मरना है। हालांकि इनका जो आकर्षण होता है वो बड़ा प्राकृतिक होता है, बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन फिर भी कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो उसको पता था कि ये चीजें ठहरने वाली नहीं होती। यही वजह थी कि भारत ने दैहिक शारीरिक सौंदर्य को कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना। हालांकि श्रृंगार के यहाँ काव्य भी रहे हैं, श्रृंगार के शास्त्र भी रहे हैं, विविध तरीकों से सौंदर्य का चित्रण भी किया गया है, लेकिन फिर भी कोई शारीरिक रूप से इंद्रियों को कितना आकर्षक लग रहा है, इस चीज को भारत ने कभी बहुत महत्व दिया नहीं। मैं आज से 100-200 साल पहले तक की बात कर रहा था। बाबरनामा कहता है कि जब बाबर हिंदुस्तान में कुछ महीनों के लिए रहा तो कहा करे कि यहाँ के लोग अति साधारण हैं। न लंबे हैं, न तगड़े हैं, न सुंदर हैं, बहुत साधारण लोग हैं। आम नागरिकों की बात कर रहा था। तो बोले कि मुझे काबुल बहुत याद आता है, काबुल के फल, काबुल के खरबूज तरबूज। हिंदुस्तान का तो चना भी काबुली चने से कुछ छोटा है।
ये एक आम भारतीय की शारीरिक रूपरेखा थी। आंखों को चुंधिया देने वाला रूप, आकर्षण, लावण्य भारत ने कभी बहुत कीमत का माना ही नहीं। स्त्री में कभी इस बात की बहुत प्रशंसा नहीं की गई कि उसके पास दमदमाता, दहकता रूप है। और आज भी अगर आप थोड़ा देहात की तरफ जाएंगे, जहां पाश्चात्य हवा जरा कम बहती हो, तो आप पाएंगे कि अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा रूप श्रृंगार करके घूम रही हो, तो उसके घर वाले ही इस बात को पसंद और प्रोत्साहित नहीं करते। कहते हैं ये कोई बात है, ये शील का और अच्छे चरित्र का लक्षण नहीं है कि तुम इतना सजती संवरती हो। ये बात सिर्फ संस्कृति की या प्रथा की नहीं है, इसके पीछे सिद्धांत था एक गहरा, बल्कि बोध था गहरा। बोध ये था कि इस शरीर को इतना चमकाने से पाओगे क्या, और ज्यादा देह केंद्रित हो जाओगे, बॉडी आइडेंटिफाइड। समझ में आ रही है बात? और फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक रूप से भारतीय सुंदर थे नहीं या हो नहीं सकते थे। प्राकृतिक रूप से सुंदरता भारत को भी बहुत बख्शी गई है, पर वो सुंदरता सहज और नैसर्गिक है, कृत्रिम नहीं, थोपी हुई, चमकाई हुई नहीं। समझा रही? सरलता पर जोर था, सहजता पर जोर था, सादगी पर। जो जितना सादा रहता था उसको उतनी प्रशंसा और मूल्य मिलता था। इसी तरीके से धन की बात, भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ा अग्रणी देश रहा 17वीं बल्कि 18वीं शताब्दी तक भी। तो ऐसा नहीं है कि पैसे की भारत में कमी थी, लेकिन धन के प्रदर्शन को कभी अच्छा नहीं माना गया। जैसे यहां की मिट्टी ही जानती थी कि सब धन मिट्टी हो जाना है। कोई अगर अपना पैसा दिखा करके रुआब झाड़े या सम्मान पाना चाहे तो उसको बहुत सफलता नहीं मिलती थी। अपवाद रहे होंगे, मैं प्रचलित संस्कृति की, आम संस्कृति की बात कर रहा हूं। ज्यादा कीमत दी जाती थी गुणों को, ज्ञान को, गहराई को, बोधवत्ता को। फिर ये सब बदला, एक दिन में नहीं। वो बदलाव भी एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। वो प्रक्रिया आप समझिएगा। संस्कृति बहुत श्रेष्ठ थी भारत की, और बोध बहुत गहरा था भारत का, लेकिन कई 100 सालों तक युद्धों में पराजय झेलनी पड़ी। और ऐसा नहीं कि निरंतर पराजय ही झेलनी पड़ रही थी, आक्रांताओं का पुरजोर विरोध भी किया भारत ने, बहुत युद्ध जीते भी, बहुत लंबे समय तक आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ कर भी रखा। पर
कोई चूक हुई होगी या काल का कुछ ऐसा संयोग बना होगा कि युद्धों में बार बार पराजय झेलनी पड़ी। एक बार दो बार होता है तो आदमी को अपने ऊपर शंका नहीं होती। आपको जिंदगी में अगर एक दो बार हार झेलनी पड़े, तकलीफ झेलनी पड़े, तो आप झेल लेते हो। पर अगर बार बार आपको हार झेलनी पड़े तो पक्के से पक्के आदमी को भी अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। बहुत दिनों से हार झेल ही रहे थे और फिर जब अंग्रेजों के आगे हार मिली तो वो हार बहुत पूरी और बहुत गहरी थी। पूरे हिंदुस्तान पर ही कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। इस हार ने भारत के आत्मबल की कमर तोड़कर रख दी और आत्मबल का स्थान आत्मसंशय ने ले लिया। आत्मसंशय समझते हो? अपने ही ऊपर संदेह। इतने सालों से हारते आ रहे थे कि ये जो आखिरी हार थी जो अंग्रेजों के हाथों मिली, इस हार ने अधिकांश भारतीयों को ये निष्कर्ष करने पर मजबूर कर दिया कि ये जो विदेशी हैं ये हमसे शस्त्र बल, सैन्य बल, बाहुबल में ही नहीं श्रेष्ठ हैं, बल्कि इनकी संस्कृति भी हमसे श्रेष्ठ है। बात समझ रहे हो? भारत के मन में हीन भावना घर कर गई। भारत ने कहा हम इतना हार रहे हैं, कोई वजह तो होगी। निश्चित रूप से जो हमें हरा रहे हैं वो हमसे सिर्फ सैन्य रूप से बेहतर नहीं है, उनकी संस्कृति भी हमसे बेहतर है। तो फिर भारत में अपनी ही संस्कृति के प्रति एक संशय का भाव जगा। भारतीय अपनी ही संस्कृति से हटकर उनकी संस्कृति अपनाने लग गए जो विजेता लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई जो जीत रहे हैं उनमें कोई तो बात होगी ना कि वो जीत रहे हैं, तो मुझे जरा उनकी संस्कृति अपनाने दो। और उनकी संस्कृति में वैराग्य, विवेक, संयम, त्याग महत्वपूर्ण शब्द नहीं थे। जो विजेता लोग थे उनकी संस्कृति में विवेक, संयम, त्याग और वैराग्य ये शब्द नहीं थे। अब शारीरिक रूप, यौवन और सौंदर्य का महत्व बढ़ गया। अब धन के अर्जन और प्रदर्शन दोनों का महत्व बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? और एक एक चीज जिसके साथ भारतीयता जुड़ी हुई थी उसका महत्व कम हो गया। जैसे भारतीयों ने कहा कि इस भारतीयता ने ही तो हमको इतना परास्त करवाया ना, तो हम इस भारतीयता को ही त्याग देंगे। तो भारतीयों ने अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म इन सब से धीरे धीरे कन्नी काटनी शुरू कर दी। और सुनो, रही सही कसर पूरी की उस शिक्षा ने जो पिछले 100 साल से भारतीयों को दी जा रही है, वो शिक्षा प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरीके से न सिर्फ आपको आपके धर्म और अध्यात्म से दूर रखती है, आपकी संस्कृति के प्रति उदासीन रखती है, बल्कि वो आपको तरीके तरीके से ये जताती है कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है और सुंदर है वो अधिकांशतः भारत से बाहर कहीं विदेश में है। नतीजा ये हुआ है कि पहले तो भारतीयों में भारत के प्रति सिर्फ शंका का भाव था या उदासीनता थी। अब भारतीयों में भारतीयता के प्रति अपमान और अवमानना भर गई है। हर वो चीज जिसका संबंध भारत के इतिहास से है, आज की युवा पीढ़ी उसे अनादर की दृष्टि से देखती है। क्यों?
क्योंकि दिमाग में कहीं एक तुक भिड़ा दिया गया है, दिमाग में कहीं एक जोड़ बैठा दिया गया है। क्या? भारत माने वो जो पिछड़ा है, परास्त है, जिसकी प्रगति नहीं होने वाली। तो कहते हैं हमें तो प्रगति करनी है, हमें तो परास्त नहीं रहना। और भारतीयता का मतलब अगर यही है कि तुम पीटे जाओगे, परास्त होगे, तो हमें भैया भारतीयता चाहिए ही नहीं। तो जो जवान पीढ़ी है आज की, उसने भारतीय भाषा को त्याग दिया, भारतीय पहनावे को त्याग दिया, भारतीय चाल चलन को त्याग दिया, भारतीय ग्रंथों को त्याग दिया। जो कुछ भी भारतीय है और त्यागा जा सकता है, वो सब कुछ त्यागा जा रहा है। और जो जितना ज्यादा भारतीयता को त्याग सकता है, उसको उतना ही ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। तुम मुझे बताओ, स्मार्ट की और परिभाषा क्या है? कूल की और परिभाषा क्या है? जो जितना ज्यादा अन इंडियन है, जो जितना ज्यादा अभारतीय है, वो उतना स्मार्ट है। मुझे बताओ, खाल गोरी करने का और बाल सफेद या नीले पीले करने का औचित्य क्या है? ये मत कह देना बस कि ये तो बस ऐसे ही हमें अच्छा लगता है। नहीं, यूं ही नहीं अच्छा लगता। अगर तुम्हें यूं ही कुछ भी अच्छा लगता है तो तुम अपनी खाल कभी काली करके क्यों नहीं घूमते? कोई दिखा है आज तक जो अपना चेहरा काला करके घूम रहा हो? जब चेहरा काला हो जाए तब तो कहते हो कहां से मुंह काला करके आ गए। ये गोरी खाल का इतना आकर्षण कहां से आ गया? तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? तुम अंग्रेज होना चाहते हो क्योंकि अंग्रेजों ने तुम्हें बहुत पीटा है, और तुम्हारे मन में ये बात घर कर गई है कि अगर मैं भारतीय हूं तो पिटूंगा, तो इसलिए मुझे अंग्रेज होना है। बौद्धिक तल पर भी भारतीय जो बुद्धिजीवी है, वो पश्चिम के सामने जबरदस्त रूप से नतमस्तक है। पश्चिम से सिद्धांत चलते हैं, पश्चिम से प्रयोग चलते हैं, और भारत उनका अंधा स्वीकार और अनुकरण कर लेता है। मुझे दिखा दो कोई बुद्धिजीवी जो कहे कि मैं भारतीय भाषा में ही बात करना चाहता हूं। बुद्धिजीवी होने का तो अर्थ ही यही है कि जो कुछ भारतीय है तुम उस पर थूको, और जितना तुम जोर से थूकोगे उतने बड़े बुद्धिजीवी कहलाओगे। ये और कुछ नहीं है, ये बहुत गहरी हीन भावना है। और ये हीन भावना सिर्फ युद्ध के मैदान पे बार बार परास्त होने से और फिर सैकड़ों सालों तक गुलामी करने से आ गई है। इतना मानना ठीक था कि सामने वाला हमसे सैन्य शक्ति में बेहतर निकला, या उसकी जो सामरिक नीति थी, वॉर टैक्टिक्स, वॉर स्ट्रेटेजी, वो हमसे बेहतर निकल गई, यहां तक मान लेते तो ठीक था। पर हमने तो बहुत दूर की बात मान ली। हमने मान लिया कि वो बंदे ही हमसे बेहतर है। हमने मान लिया कि उसकी संस्कृति, कला, विज्ञान, भाषा, धर्म सब हमसे बेहतर है। हमने मान लिया कि हम उससे हर अर्थ में नीचे और गए गुजरे हैं। आ रही बात समझ में? ये आज के भारतीय युवा का मनोविज्ञान है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट और कूल समझता है, जबकि है वो सिर्फ हीन भावना से जबरदस्त रूप से ग्रस्त और आक्रांत एक सिकुड़ा हुआ प्राणी, जिसको पता भी नहीं है कि वो कितना डरा हुआ है और भीतर से कितना दरिद्र है, गरीब है। उसको पता भी नहीं है कि वो कितना झुका हुआ है, जिसको पता भी नहीं है कि वो किस कदर अंदरूनी गुलामी में जी रहा है। ये आज का भारतीय युवा है। नाम होगा मोहन वर्मा, और इनका ट्विटर पे नाम होगा गैरी कूल। ये मोहन वर्मा गैरी कूल कैसे हो गया? और कोई पूछने भी नहीं आता कि मोहनवा।
ये गैरी कूल कैसे बने तुम? कोई सवाल ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम समझना भी नहीं चाहते कि हमारे मन में वास्तव में चल क्या रहा है, हमारी इन हरकतों के पीछे वजह क्या है। हम्म कभी तुमने देखा है कि कोई हो विदेशी, कुछ नाम बोलना उसका, कोई भी नाम बताना जरा। जेम्स, जेम्स अपना नाम जन्मेजय कर दे, होता है ऐसा? या जनक कर दे, ऐसा होता है? या जेम्स अपना नाम जैमिनी कर दे, ऐसा होता है? नहीं होता ना। पर भारत में अगर किसी का बहुत सुंदर नाम हो, जनक, जैमिनी, उसका नाम तुरंत जेम्स पड़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बताओ। भारतीय नाम तुरंत जेम्स क्यों बन जाता है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम डरे हुए हो, तुम झुके हुए हो, तुम तलवे चाटने को तैयार हो। ऐसा कैसे हुआ जा रहा है कि कानपुर शहर में लड़का लड़की मिलते हैं और वो बातचीत अंग्रेजी में कर रहे हैं? कैसे? और अंग्रेजी माशाअल्लाह है उनकी दोनों की। अंग्रेज को अपने ऊपर शक हो जाए, ऐसी अंग्रेजी। लेकिन उन्हें बातचीत करनी अंग्रेजी में। वजह बताओ, वजह स्पष्ट है। हाँ, तुम अपने को ही धोखे में रखना चाहो तो बात दूसरी है। धर्म से संस्कृति जुड़ी होती है। संस्कृति का एक प्रमुख स्तंभ होती है भाषा, और भाषा बिना लिपि के नहीं चलती। भाषा बिना लिपि के नहीं चलती। लिपि गई तो भाषा गई, भाषा गई तो संस्कृति गई, संस्कृति गई तो धर्म गया। हमारे हिंदी में चैनल हैं सब सोशल मीडिया पर, हिंदी में भी है, अंग्रेजी पर भी है। बड़ा ध्यान रखा है कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी का चैनल ना बने। तो कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर हिंदी का भी एक अलग चैनल बनाया हुआ है। लेकिन हिंदी चैनल के हिंदी वीडियो पर भी जो कमेंट, टिप्पणियां आती हैं, वो या तो अंग्रेजी में आती हैं, और उससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि अगर हिंदी भी वो लिख रहे हैं तो रोमन लिपि में लिख रहे हैं, देवनागरी देखने को नहीं मिलती। जो लोग अभी देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, अगर वो भी अभी कमेंट, टिप्पणियां कर रहे हो तो कृपा करके देवनागरी में करें। लिपि गई तो अंततः इंसान गया। मैंने यहां तक तो बता दिया था कि लिपि से भाषा, भाषा से संस्कृति, संस्कृति से धर्म। आगे का बता देता हूं, धर्म से इंसान, धर्म से व्यक्ति। ये तुम अपनी देवनागरी लिपि नहीं खो रहे, ये तुम अपनी हस्ती खो रहे हो। ये तुम अपनी लिपि नहीं खो रहे, ये तुम अपनी हस्ती खो रहे हो। और चले जाओ आज किसी भी शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल क्या बोले, किसी भी जगह चले जाओ बाजार में, वहां मजाल है कि तुम्हें दुकानों के ये जो होर्डिंग होते हैं, नाम पट्टिकाएं, ये तुमको हिंदी में, देवनागरी में मिल जाएं। और जितनी ज्यादा
ऊंची जगह होगी हिंदी वहां से उतनी नदारद होगी। ऊंची जगह पे तुम्हें हिंदी मिल गई तो जगह नीची हो जाती है। छोटे शहरों में तो फिर भी संभव है कि तुमको वहां दुकान पे लिखा मिल जाए गुप्ता किराना भंडार। तुम गुड़गांव के किसी मॉल में चले जाओ या साकेत चले जाओ दिल्ली में, वहां पे तुम खोज के दिखा दो हिंदी कहीं पर, दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। तुम्हारे मन ने एक रिश्ता बना लिया है कि पैसा तो अंग्रेजी से ही आना, और ये रिश्ता बिल्कुल झूठा है। जापान में पैसा अंग्रेजी से आया, चीन की तरक्की अंग्रेजी से हुई, बोलो। स्पेन अंग्रेजी पे चलता है, फ्रांस जर्मनी अंग्रेजी पे चलते हैं। अंग्रेजी की ये खूबी नहीं है कि वो अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी की खूबी ये है कि अंग्रेजों ने हमें बहुत लात मारी है। ये सब बहुत झूठी बातें हैं कि अंग्रेजी से ही तो हमें अंतरराष्ट्रीय ज्ञान मिलेगा। अगर अंग्रेजी से ही अंतरराष्ट्रीय ज्ञान मिलना होता तो जापानी तो सब अभी तक फिर अंधे युग में जी रहे होते, बेचारे अज्ञानी। उनको तो अंग्रेजी आई नहीं, न रूसियों को आई, न फ्रांसीसियों को आई। और ये सब तो दुनिया के अग्रणी देश हैं, इन्हें कहां से आ गई। भारतीयों को शायद ये लगता है कि हिंदुस्तान से बाहर जहां कोई मिलेगा वो अंग्रेजी ही बोल रहा होगा। एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बाहर जैसे ही हम निकलेंगे वैसे ही जो ही मिलेगा अंग्रेजी बोल रहा होगा। हिंदुस्तान बेचारा बस पिछड़ा हुआ है, यहां हम देसी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल। बाहर तो सब अंग्रेजी बोलते हैं। इनको पता भी नहीं है कि अगर दुनिया भर के अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में से अंग्रेज हिंदुस्तानियों की संख्या हटा दो तो अंग्रेजी बोलने वाले तो बहुत लोग बचेंगे भी नहीं। स्पेनिश ही अंग्रेजी से बड़ी हो जानी है। मैंडरिन तो है ही। पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका अंग्रेजी बोलता है क्या? पूर्वी यूरोप अंग्रेजी बोलता है? दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजी बोलता है। और ये सब उन्नत जगहें हैं, ये सब तरक्की करे हुए मुल्क हैं। और बहुत हंसते होंगे ये हिंदुस्तान को देख के कि वाह रे गरीबों, वाह रे गुलामों। मैं अंग्रेजी का कोई विरोधी नहीं हूं, पर अंग्रेजी ने भारत के मन पर जो गुलामी की जंजीर पहना दी है, मैं उसका जरूर विरोधी हूं। जैसे सब भाषाएं सुंदर होती हैं वैसे अंग्रेजी भी सुंदर है। अगर अंग्रेजी सिर्फ भाषा होती तो क्या बात थी। हमारे लिए अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है ना, हमारे लिए अंग्रेजी हमारी हीन भावना से बचने का उपाय है, जो कि हीन भावना को और प्रदर्शित ही कर देता है। मैंने कहा था एक बार, मैंने कहा था तुम्हें अंग्रेजी इसलिए पसंद होती क्योंकि अंग्रेजी शेक्सपियर की, इलियट की, मिल्टन की भाषा है, तो बहुत बढ़िया बात है। पर तुम्हें अंग्रेजी इसलिए थोड़ी पसंद है। तुम्हें अंग्रेजी इसलिए पसंद है क्योंकि जब अंग्रेजी बोलते हो तो टीटी तुमसे टिकट के लिए नहीं पूछता। किसी ने एक बार उपाय बताया था, बोले ट्रेन में ज्यादा चेकिंग हो रही है तो खटखट खटखट अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए, टीटी इधर उधर देख के बाहर हो जाता है, फिर ज्यादा पूछता नहीं है। या किसी से बहसबाजी हो रही हो ज्यादा तो बहस अंग्रेजी में करनी शुरू कर दो, दब जाता है। अब ये सब बातें जाहिर है कि पूरी तरह सही नहीं है,
पर पूरी तरह निराधार भी नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ कुछ होता है ऐसा। नतीजा, जैसे आज सवाल आए हैं ऐसे सवाल कि यहां तो अमीर लड़का और सुंदर लड़की चलते हैं। ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है आज के जवान लोगों में, ये अभारतीय है। इसका आधार ही यही है, वो सब कुछ करो जिसका संबंध भारत से बिल्कुल ना हो। अमीर होने में क्या बुराई है, अच्छी बात है। तुम बढ़िया काम कर रहे हो, उससे तुम्हें कुछ पैसा आता है, बढ़िया बात है। लेकिन वो अमीरी तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा नहीं है, वो अमीरी तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गई है। उस पैसे के माध्यम से तुम अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हो, और तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम हीन नहीं हो, तुम गए गुजरे और दबे हुए नहीं हो। और एक सूत्र समझ लो जिंदगी का, जिस चीज का इस्तेमाल करके तुम अपनी हीन भावना हटाना चाहोगे या दबाना चाहोगे, वो चीज तुम्हारी हीन भावना को और बढ़ाएगी। जिस चीज का इस्तेमाल करके तुम मानसिक रूप से अपने आप को सुरक्षित करना चाहोगे, वो चीज तुम्हें मानसिक रूप से और असुरक्षित कर देगी। वो चीज ही आ रही बात समझ में कुछ? सब सतह की बातें हैं ये, सतही सौंदर्य, सतही पैसा और बाकी सब चीजें। भारत ने सतह से आगे बढ़ करके मर्म पर ध्यान दिया, हृदय पर गौर किया। ऐसा नहीं कि सतह को ठुकरा दिया या सतह से घृणा करी, पर सतह पर अटका नहीं रहा भारत। ये सब जीवन की सतहें हैं। क्या? जवानी, पैसा, रूप, यौवन, आकर्षण। भारत ने कहा इससे गहरे जाना है, जीवन की असली खोज करनी है। भारत ने आत्मा पर ध्यान दिया। जो लोग उन चक्करों में फंसे रह जाएंगे जिनकी यहां बात कर रहे हो तुम, उनको जीवन सजा ये देगा कि कभी गहराई नहीं मिलेगी, कभी आत्मा नहीं मिलेगी, कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। भीतर बड़ा खालीपन सा रहेगा और उसमें कुछ धुआं धुआं सा। एक काम कर लिया करो, कम से कम सतही लोगों को देख करके न डर जाया करो, न दब जाया करो, न प्रभावित हो जाया करो। इतना उपकार करो अपने ऊपर भी और उस स्मार्ट और कूल इंसान पर भी कि उसको देख करके इंप्रेस मत हो जाया करो, क्योंकि उसकी सारी स्मार्टनेस और कूलनेस का कुल एक उद्देश्य है, दूसरों को इंप्रेस कर देना। और अगर तुम उसको दिखा दो कि जो कुछ उसके पास है उससे तुम प्रभावित नहीं हो रहे, वो तुम्हारी नजर में कीमत का नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को भी मजबूर होकर ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास जो कुछ है, अगर वो इस अगले को प्रभावित नहीं कर पा रहा तो मेरे पास की चीज की कीमत कितनी है, ये तुम्हारा एहसान होगा उस पर। समझ में आ रही है बात? तिरछी चालें, कटीले नैन नक्श, धारा प्रवाह अंग्रेजी और पैसे का प्रदर्शन, इन चीजों से प्रभावित होना बिल्कुल बंद कर दो और हौसला रखो, जिगर रखो। किसी बहुत
अंग्रेजी के कायल आदमी से भी शुद्ध हिंदी में बात करने का, या जहां के भी हो तुम, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, जो भी, ये हौसला रखो। जब उसमें ये हौसला है कि वो एक खालिस हिंदुस्तानी से अचानक अंग्रेजी में बात कर सकता है, ये बात बचकानी है ना। तुम जाके खड़े हो गए हो एक हिंदुस्तानी के सामने और तुम उससे बात किस में कर रहे हो? अंग्रेजी में। ये बात ही बदतमीजी की है, पर तुम कर ले जा रहे हो। तुम जाओ और अमेरिका में एक अमेरिकन के सामने भोजपुरी बोलने लगो, चलेगा क्या? ये बात ही कितनी बेवकूफी की लगेगी ना, कि ये तो अमेरिकन है, उससे तुम जाके भोजपुरी क्यों बोल रहे हो? अमेरिकन के सामने भोजपुरी बोलना बेवकूफी की बात है, लेकिन तुम्हारे सामने एक अपरिचित शुद्ध हिंदुस्तानी आ रहा है और तुम उससे बात की शुरुआत ही अंग्रेजी में कर रहे हो। यह बात भी बराबर की बेवकूफी की क्यों नहीं है? तुम भली बातें जानते हो, तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसे हिंदी आती है, तुम्हें भी आती है, तुम ये अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? और अगर बोलनी है अंग्रेजी तो अमेरिकन से आगे भोजपुरी बोल के दिखाओ, वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, कांप जाओगे। कांपना छोड़ो, ये सीख है मेरी। न किसी के पैसे के प्रदर्शन के आगे दबो झुको, न किसी की ताकत के प्रदर्शन के आगे दबो झुको, और किसी की अंग्रेजियत के आगे तो बिल्कुल दबना झुकना नहीं है। आ रही है बात? और किसी के सौंदर्य के आगे भी दबना झुकना नहीं है, कि सुंदर लड़की आ गई या हैंडसम लड़का आ गया और तुम बिल्कुल कपने लग गए, हिलने डुलने लग गए। जो तुम्हें अपना शरीर दिखा करके प्रभावित करना चाहे, तुम पे हावी होना चाहे, उसका प्रतिरोध आवश्यक है। कोई साधारण तौर पर सुंदर हो तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी तो फिर भी तारीफ कर दो एक बार, चलेगा। लेकिन अगर जान जाओ कि कोई जानबूझकर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करके तुमको प्रभावित करना चाहता है, तुमसे वाहवाही लेना चाहता है, तो उसकी तारीफ तो बिल्कुल नहीं करनी है, उससे प्रभावित तो बिल्कुल नहीं होना है। मैं कह रहा हूं यही तुम्हारे लिए भी ठीक है और यही उसके लिए भी ठीक है, उसको भी कुछ सीख मिलेगी।